175 international. हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल? सही चल रही पढ़ाई? तो कंटिन्यू करते हैं ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट हमने सीखा था कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो टाइप की हो सकती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ये भी सीखा था। फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट के सोल्यूशन निकालने सीखे थे और हमें पता चला था कि अगर कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो फिर हम उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालें। ठीक है ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस। अगर अब हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने देखा था दो टाइप की हो सकती है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और सोल्यूशन आ जाएगा, वो हमने सीख लिया। पर अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, यानी कि उसमें लीनियर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पर इस बार नॉन होमोजीनियस है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन एक्स्ट्रा हमारे पास है जो ओनली एक्स का फंक्शन है। तो वो जो ओनली एक्स का फंक्शन है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको मैनेज करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के हेल्प से, एंड दैट इज़ व्हाट वी लर्न टुडे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ थ्योरम्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं और गाइड करती हैं। तो अगले 4-5 सेशंस में हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। हर सेशन में एक टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। चलेगा? लग जाए काम पर। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग, एंड करते हैं काम स्टार्ट फिर। ठीक है, तो हमने आज हमारा डिस्कशन किया आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बट विच इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है ना, तो लंबा सा नाम है, लिखते हैं नॉन होमोजीनियस। बहुत सारे इसके एडजेक्टिव्स हैं, है ना। पहली बात तो नॉन होमोजीनियस, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई सभी की? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, एंड बस लास्ट एडजेक्टिव है nth ऑर्डर। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लंबी सी तारीफ। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने लिख लिया, नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इसका भी एक स्पेशल टाइप, इसके सारे टाइप्स हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। मैंने बोला ना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो आज हम एक टाइप का टाइप कवर करेंगे, अपने फेवरेट फंक्शन, कौन से? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टाइप। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं कैसी नज़र आएगी। इस टाइप की कुछ इसकी इक्वेशन नज़र आएगी। तो आपको जनरल जो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म याद है, किस प्रकार की होती थी? अगर आपको याद है तो उसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो जो हमारी लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की नज़र आती थी। किस प्रकार की? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ए नॉट एक्स, ठीक है, इंटू वाई। ये मैंने ए नॉट वाई लिख दिया ना, बोला तो एक्स था, चलो हो जाता है ऐसा। ए नॉट एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, प्लस अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स इन वाई सेकेंड डेरिवेटिव, एंड ऐसे करते करते फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे आगे हम यहाँ पे, दोबारा से कोई फंक्शन मान लो बी एक्स। तो ये होती थी जनरल लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अब इसमें सारे जो है, अब इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट दिखाने के लिए हम क्या एडिशन करेंगे, ध्यान से देखो, मैं ऐसे करती जा रही हूँ टर्म बाय टर्म। कांस्टेंट कोफिशिएंट दिखाने के लिए ये सारे ए नॉट जो ए आई हैं, ए नॉट A1 एंड सो ऑन अप टिल an, ये सारे अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाए, यानी कि सारे कांस्टेंट फंक्शंस हो जाए, तो अगर ये सारे कांस्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्स हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन यानी कि बेसिकली नंबर्स ही बन जाए, कांस्टेंट फंक्शन यानी कि कांस्टेंट्स बन जाए, ठीक है ना। दैट इज अगर ये बिलोंग कर जाए सारे, देखो बिल्कुल बच्चों की तरह हम काम करें ताकि एक एक बात क्लियर हो। तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की नजर आती है। वो कांस्टेंट कोफिशिएंट तब हो जाएगी जब ये सारे A1 A नॉट AN तक सारे कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, और नॉन होमोजेनियस तब हो जाएगी जब ये BX जो है ये नॉन जीरो हो जाए, है ना। तो नॉन होमोजेनियस कब हो जाएगी? जब बी एक्स जो राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है, जिसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई नहीं, ना वाई ना वाई डैश, ये नॉन जीरो हो जाए।
तो आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसकी ये तीनों खासियत एक बारी में, यानी कि उसमें एक ऐसा फंक्शन है जो ओनली एक्स का फंक्शन है, उसके अलावा बाकी सारे उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वाई के और वाई डैश के वो सारे कांस्टेंट फंक्शंस है, यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। समझ में आ गया? पिक्चर समझ में आई? जनरल इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। इसका हम एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा आएगा, है ना। तो मान लो ये पूरी मिला के एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना। तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार का नजर आएगा? अगर इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्यूशन इस प्रकार का होगा। इट्स सोल्यूशन इज सिंपल कथन में y इज इक्वल टू वाई एक्स कह लो, इट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम वाई सी भी कह सकते हैं, वाई सी एक्स प्लस वाई पी एक्स दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है y और सबस्क्रिप्ट में c लिखा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला हो गया, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमने जो y सबस्क्रिप्ट में p लिखा है इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कह दो, ठीक है। तो ये टोटल मिला के जो है अपना सोल्यूशन बन जाएगा, या तो ये पूरा ले लो या ये पूरा, एक ही बात है, सेम ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा सोल्यूशन है। अब अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, ये वाला पार्ट हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट, वाई पी एक्स या पी आई निकालना, ठीक है। दिमाग में क्लियर है क्या काम चल रहा है? अभी हम वेरिएबल कोफिशिएंट पे नहीं आए हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट इज अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो भी पढ़ेंगे आगे। अभी हम सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर नैनोथ और डिफरेंशियल इक्वेशन को टैकल करें। पिछले लेक्चर में हमने होमोजेनियस वाला सारा काम कंप्लीट कर लिया था। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर nth ऑर्डर, उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके m निकाल कर, याद है ना, m में हम इक्वेशन बना लेते हैं पॉलिनॉमियल और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम नॉन होमोजेनियस को टैकल करेंगे, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो बिल्कुल सेम तरीके पार्ट से निकलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसमें करनी है अलग से मेहनत, लग जाएगा आप पर, ठीक है। तो पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का पहला तरीका सीखते हैं। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में दोबारा बता रही हूँ, और हम एक एक करके तरीके जो है वो सीखते जाएंगे वन एट अ टाइम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको एक बारी में अच्छे से बात याद भी हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, मैथमेटिक्स में एक अपनी लैंग्वेज होती है, आप लोग बात मानते हैं, एग्री करते हैं दैट मैथमेटिक्स हैव इट्स ओन लैंग्वेज। उसमें एक वोकेबलरी भी होती है, लिमिटेड वोकेबलरी, बहुत ज़्यादा नहीं पर है। जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल एक वर्ड है तो इट इज़ अ वोकेबलरी वर्ड, है ना, एक वोकेबलरी, एक नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हो रहा है। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट सुना होगा, सिमिलैरिटी सुना होगा, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, सब टर्म सुनेंगे बहुत सारे। तो मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। तो बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इंग्लिश में मास्टरी करो, आपको सब इंग्लिश आनी चाहिए, सारे ग्रामेटिकल रूल सब कुछ, ठीक है। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी आई वुड नॉट से कि आती क्यों नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स के जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, बीइंग अ मैथमेटिक्स स्कॉलर। एम आई राइट? गलत तो नहीं एक्सपेक्टेशन? तो ये याद रखो कि स्पेलिंग्स में मास्टरी करो, आपकी कोई भी बेसिक स्पेलिंग, जो भी मैथमेटिक्स का कोई भी टर्म है उसकी कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्पेलिंग्स हैं उन्हें हमेशा साथ साथ में मास्टर करते रहो। सिमिलरली थ्योरम्स, अब जब मैं आपको कोई थ्योरम या कोई स्टेटमेंट बताती हूँ तो उसको लिखने का एक तरीका है, वहाँ पे देयर एग्जिस्ट, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, ये सिम्बल्स का मतलब है। सो यू शुड नो दिस लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और आपको पता होना चाहिए इसको अप्रोप्रिएटली कहाँ यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ठीक है। सो वर्क ऑन दिस। तो जब मैं कोई चीज़ बताती हूँ उसकी स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करा करो, ऐसे जूम करके कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे लिखी जा रही है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कमिंग बैक टू पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कौन से टाइप की, वही टाइप जो अभी हमने ऊपर बताया, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना होगा। तो उसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, कैसे? फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू सम फंक्शन मान लेते हैं यहाँ पर, फाई ऑफ एक्स मान ले, है ना, फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वो जो ऊपर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, कौन सी? लीनियर nth ऑर्डर, दोबारा से जल्दी से लिख देते हैं, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी खासियत इसमें है। और साथ में एक ऐसी है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कैसे पता चला? नॉन होमोजीनियस ऐसे पता लगा कि जो फाई एक्स फंक्शन है ये कोई नॉन जीरो है, बिकॉज दिस फाई एक्स फंक्शन इज नॉन जीरो, ठीक है। तो अभी हमने ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, ये क्या है? एफ ऑफ डी, यानी कि फंक्शन ऑफ कैपिटल डी। तो कैपिटल डी यहाँ पर क्या है? अब तो आपको इतना याद हो गया होगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, ठीक है जी।
तो अगर इस प्रकार की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, अभी आपको बताया था हमने। इसके सोल्यूशन में दो पार्ट्स होंगे, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी एक्स और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज वाई पी एक्स। वाई सी एक्स कैसे निकालेंगे? वाई सी एक्स निकालने का तरीका देखो, दिस इज द सोल्यूशन। अब प्रोसेस देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, एक एक स्टेप देखते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ में एग्जाम्पल करेंगे, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। प्रोसेस, पहला स्टेप क्या प्रोसेस का? पहला स्टेप है हमें वाई सी निकालना है, तो पहला स्टेप इज वाई सी एक्स, जो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। उसको कैसे करना है? उसके लिए आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करना है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन लिखा है ओनली एक्स का, उसको मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है, उसको जीरो मान के सॉल्व करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, एफ ऑफ डी जीरो मानो, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी आती है, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल डी, है ना। डी इसी ऑपरेटर में, कैपिटल डी में, बाद में हम कैपिटल डी को क्या पुट कर देते हैं? एम, एम में पॉलिनोमियल मिल जाता है, उसके रूट्स निकालते हैं, लैम्डा वगैरह निकालते हैं, 3 केसेस बनते हैं, रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर रियल इक्वल, रियल अनइक्वल, है ना। उनको सॉल्व करके हमें अच्छे से निकालना आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे मान निकालना है? जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको थोड़ी देर के लिए होमोजीनियस मान के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, एफ डी को नीचे ले आओ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवीजन में नीचे ले आओ, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर हम एफ डी को नीचे ले आएंगे तो क्या बच जाएगा? फंक्शन ऑफ डी के साथ एक वाई तो लगा होगा, है ना, तो ये वाई साथ में लगा हुआ है, तो एफ डी को नीचे लाएंगे तो क्या बच जाएगा? वाई बच जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, है ना। तो एफ ऑफ डी को 1 अपॉन एफ डी भी लिख सकते हैं, साथ में इस तरीके से लिख दूँ, कोई हर्ज तो नहीं है। तो ये 1 अपॉन एफ डी ऑफ 5x, है ना, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी निकालते कैसे हैं? 1 अपॉन एफ डी का क्या मतलब है? हमने जो डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है उसको हम नीचे उतार के ले आए, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी बात को, ये जो राइट हैंड साइड 1 अपॉन एफ डी ऑफ 5x है, इसको सॉल्व करने की ही हम कम से कम 5-6 मेथड सीखेंगे, ठीक है। वही मेन मुद्दा है, ठीक है ना, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ब्लू वाला पार्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी हैव सीन एम्पल एग्जांपल्स, आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, आप सबने ट्राई कर लिए, दिस पार्ट इज डन। नाउ मूविंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम ये सीखेंगे, इसका एक टाइप सीखेंगे। अब वो टाइप्स कैसे होंगे? 5x अलग अलग, आज हम 5x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके सीखेंगे, अगली क्लास में 5x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके सीखेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है जी, करें काम। चलो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये दो पार्ट निकालना सीखें, पहला पार्ट सीख चुके हैं, आज हम वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, कैसे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो द फर्स्ट रूल फॉर कैलकुलेटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, रूल नंबर 1, रूल 1 फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम पी आई भी कह सकते हैं, वाई पी एक्स भी कह सकते हैं, तो चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं पी आई लिखूँ, समझ जाना पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात हो रही है ना। थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते ताकि लिखने में टाइम बचे और लिखना भी कम हमें थोड़ा सा पड़े, है ना। चलो ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला ही रूल है कि अगर हम जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, किस प्रकार की, कि वाई पी एक्स जो है वो इस प्रकार का कुछ आने लग जाए, 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल का कुछ भी रेस टू द पावर ए एक्स, अगर ऐसी शक्ल आ जाए, यानी कि जो 5x फंक्शन यहाँ पे था अपने पास, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें जो 5x फंक्शन था जो ओनली फंक्शन ऑफ x था, वो एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स आ जाए, है ना। समझते हो ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में ए कोई भी रैंडम क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, इट कैन बी 0, इट कैन बी रूट, इट कैन बी एनी रियल नंबर। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम क्या करेंगे? तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में दिस बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि कैपिटल डी की जगह, जो डेरिवेटिव वाला कैपिटल डी था, उसकी जगह अल्फा लगा के काम खत्म करना है। अल्फा क्या है? ये जो है ये अल्फा है, ठीक है ना, तो ये अल्फा ही लगाया, अल्फा इसका कोफिशिएंट था, है ना, अल्फा ले लो और लगा के ख़त्म किया, ठीक है। पर बाय चांस अगर नीचे अल्फा लगाने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो क्या करेंगे? तो ऊपर एक एक्स लगा के नीचे ले लेंगे एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर पुट कर देंगे, ठीक है ना, और फिर बाकी का बचा हुआ ये ऐसे लिख देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ये कब होगा? जब एफ ऑफ एल्फा 0 नहीं है। बाय चांस एफ ऑफ एल्फा 0 हो गया डिनोमिनेटर में, तो हम डेरिवेटिव लेके ऐसा करेंगे।
ठीक है, अगर अभी एफ डैश अल्फा जीरो नहीं है तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब बाय चांस एफ डैश अल्फा जीरो हो गया तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो कहानी गोज ऑन दिस वे। अगर बाय चांस दोबारा जीरो हो गया, अगर एफ डैश अल्फा भी जीरो हो गया, ठीक है ना, एफ ऑफ अल्फा तो जीरो था, एफ डैश अल्फा भी जीरो हो गया, तो यहाँ पे एक और एक्स लगा देंगे। अब नीचे एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डबल डैश अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स एंड द कहानी गोज ऑन। ऑफ कोर्स इट विल स्टॉप आफ्टर 1 और 2 स्टेप्स। हम आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आया? पक्का याद हुई बात? अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, तभी मैंने कहा एक एक लेक्चर में एक एक फंक्शन को मैनेज करेंगे ताकि अच्छे से बात समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 1 एट अ टाइम। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात समझ में आए और अच्छे से दिमाग में बात बैठ जाए, लग जाए काम पर। लेट अस लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों पूरा पूरा निकाल लेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। पर पहले अब की बार पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आता है, वो दूसरा भी निकाल लेंगे बाद में, और फिर पूरा ऐड करके सम का जो फाइनल आंसर है वो लिख लेंगे, ठीक है? करें स्टार्ट क्वेश्चन। लेट मी सी पहला क्वेश्चन आपके लिए हमने कौन सा सोचा है। तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 3x, ठीक है? आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके आपको निकालना है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में कौन कौन आएगा आपको देखते ही पता लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसी है, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन है, यानी कि नॉन होमोजेनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है? सेकेंड ऑर्डर की। ये तो आपको समझ में आ रहा है। यही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी शक्ल में भी दी हो सकती थी। कौन सी शक्ल में? इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x। समझ में आया? चाहिए लिखा है, चाहिए लिखा है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली। अब इसको देख के भी आपको पता लग रहा है कि इस साइड सारी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पार्ट है और इस साइड जो है नॉन होमोजेनियस उसको बना रहे हैं। दे आर द सेम डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर ये गिवन है तो अगले स्टेप में इसको इसमें कन्वर्ट करना ही है हमें यहीं पर, तभी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना पाएंगे। और अगर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक वाली इक्वेशन गिवन है, यानी कि हमारा एक स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन में कर रखा है। अब बनाते हैं इसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनेंगी? डी की जगह पुट कर दो m और y की जगह 1। तो डी की जगह m पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनाते हैं? ये बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, है ना। यहाँ से निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैंने आपको कहा ये काम हमें आता है, हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ देते हैं साइड पे, अभी कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। लेट्स फर्स्ट गेट टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, वो हमने भी जो ताज़ा निकालना सीखा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना सीखा है हमने कि ये जो y है इसको एज इट इज रहने दो, बाकी उधर फंक्शन नीचे ले जाओ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी एक्स क्या आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 1 अपॉन एफ डी। फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, है ना, ये लिखा होता है फंक्शन ऑफ डी, और साथ में यहाँ पे लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x। मैंने आपको बताया था इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करना है। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x है, 3 यहाँ पे अल्फा है, उसको d की जगह पुट कर दो। कर दें पुट? लेट अस सी व्हाट कम्स टू बी द आंसर। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 इंटू 3 इज अगेन 9 प्लस 2, और ये एज इट इज लिख दो। तो नीचे बच गया 1/2, ये बच गया, तो वो तो नॉन जीरो आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। 1/2 एक्सपोनेंशियल 3x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। आसान, इतनी आसानी से निकल गया। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकला। कैसे निकला सबको समझ में आया? जो लोग ऑनलाइन है एकदम सही, गुड। अब ये वाला काम समझ गए तो अब जो पिछले वीडियो में सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो भी जल्दी से निकाल लेते हैं। इसके रूट्स बनाने सभी को निकालने सबको आता है, निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू वाई सी एक्स। उसको निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, है ना। लेट अस सॉल्व, ये हमें नहीं पता, उसके लिए वी सॉल्व दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेट्स सॉल्व। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? एम स्क्वायर माइनस 3m को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, है ना। उसमें से m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? m माइनस 2, माइनस m में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर से बचेगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी m माइनस 1, m माइनस 2 इज 0। तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास? m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2। दो रूट्स आ गए, ठीक है। दोनों रूट्स रियल है और नॉट इक्वल है, तो सोल्यूशन लिखना सबको आता है। तो वाई सी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? C1, यानी कि एक हमारे पास कांस्टेंट है e रेज़ टू द पावर
1x जो पहला रूट आया प्लस c2 e रेस्ट पर 2x, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसलिए जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको अगर हम 1 मार्क कर लें तो 1 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, जिसको हमने इक्वेशन 1 मार्क करा है, इज yx, और ये yx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे बस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर नाम से ही पता लग रहा है कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको समझ में आया, कैसे निकाला समझ में आया? ठीक है, जब भी आपको पेपर में सॉल्व करने को आएगा तो अकेला पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने को कभी नहीं कहेगा, ऐसे ही कहेगा ये लो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करो। आपको खुद सोचना है कि कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की जरूरत है, कहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कहाँ पे कैसे लगाना है, समझ रहे हो? तो ये सब स्टेप्स वगैरह कोई नहीं बताएगा। एम आई क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर बाय योर हार्ट? आई बात समझ में? चलो अगर आ गई तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, करें? So this was our first example. Now let's move to example number 2. जो भी लाइव है, I want you all to be participating. शांति नहीं चाहिए मुझे, लाइव चैट का फ़ायदा उठाएं, हर स्टेप पे जवाब दिया करो कि यस मैम समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, मुश्किल लगा, आसान लगा, बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, ठीक है, ताकि पता लगे कि आप लोग हो यहाँ पर। आई एम नॉट टॉकिंग टू द लैपटॉप, ऐसी लगता है मुझे ऑनलाइन टीचिंग थोड़ी मुश्किल लगती है, इट्स लाइक टॉकिंग टू द लैपटॉप, है ना, या लैपटॉप से बात करे जा रहे हो स्क्रीन से बस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। d-2 होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ट्वाइस x। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको अब की बार किस फॉर्म में दी, अब की बार मैंने दोबारा से उसी फॉर्म में दिया, आपका एक स्टेप ऑलरेडी कर रखा है ना, हमने ऑलरेडी डी के फॉर्म में अरेंज करके ही दी है, तो ये आपके लिए और आसान है, लग जाए काम पर। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व दिस। आपको मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। क्यों निकालना पड़ेगा, बार बार चेक करा करो क्वेश्चन में, ये मत सोचा करो कि इस वीडियो में तो वैसे ही क्वेश्चन होंगे, याद रखना पेपर में चेक करना पड़ेगा, तो बार बार अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहो। लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे ओनली फंक्शन ऑफ डी है, देख के पता लग रहा है सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड से पता लग रहा है इट इज़ अ कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। मूविंग टू द राइट हैंड साइड, ओनली एक्स का एक फंक्शन नजर आ रहा है, हाँ ज़रूरी नहीं है ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से भी दी हो सकती थी, ये देखो अभी भी क्या फ़र्क पड़ा। आपको ये बात याद रखनी कि ओनली एक्स का फंक्शन उठा के राइट पे ले जाओ, फिर दिमाग लगाना स्टार्ट करो, ठीक है ना, ये बात क्लियर है? लगे काम पर? अब देख के पता लग रहा है कि ये कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। इसको सॉल्व करने के लिए दो बातें हमें निकालनी पड़ेंगी। पहला हमें निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी एक्स, वो अपने को नहीं मालूम, और फिर हमें निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज़ वाई पी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है बात? पहले वाई पी एक्स ही निकालते हैं क्योंकि वो हम ताज़ा ताज़ा सीख रहे हैं, देन विल गेट बैक टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वाई पी एक्स कैसे निकालेंगे आपको बताया था, पहले तो सारा एक्स का फंक्शन दूसरी साइड ले जाओ, ये आ गया, उसके बाद जो ये है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 1/d-2 का होल स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला स्टेप आपको सिखाया था क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2 उसको यहाँ पे पुट कर दो, यही सिखाया था, डी की जगह पुट करो। अब देखो कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर में 2 पुट करोगे ये आ जाएगा 1/0। अब डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं बनना चाहिए था, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, एक x लगा देते हैं, क्योंकि 1/0 आ रहा है, हमने पुट करके देख लिया मन में, तो है ना, तो इसलिए हम नीचे ऊपर एक न्यूमरेटर में x लगा देंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। d-2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे d के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 2 × d-2, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब दोबारा से 2 पुट करके देखो, ये 2 है, इसको दोबारा d की जगह पुट करके देखो, फिर से 1/0 फॉर्म आ रही है, फिर दिक्कत, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, ऊपर एक और x लगा दो, अब की बार x स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2x ऐसे ही रखा हुआ है। अब की बार नीचे डिफ्रेंशिएशन दोबारा करो तो 2 कांस्टेंट बाहर, d-2 का क्या आ जाएगा, d के रिस्पेक्ट में करें 1 आ जाएगा। आगे तो काम ही खत्म हो गया, फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर योर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x²/2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। यहाँ तक समझ में आया, कोई कष्ट? ईजी है,
पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आप देखोगे तो वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसका स्ट्रिक्ट मेथड है, यही फॉर्मूला लगाना है, उसी से आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, है ना। चलो नाउ गेटिंग, ये तो आप सीख गए, पक्की बात है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पिछले लेक्चर में सीख लिया था, वो तो हम जल्दी से कर लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो तुरंत, क्या बन जाएगी इसकी, m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। हम जब भी निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम मान के चलेंगे कि ये जो है ना भाई साहब ओनली एक्स फंक्शन, ये है ही नहीं, है ना, यही मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी होमोजीनियस है, ये बात बार बार याद रखना, इसको होमोजीनियस मान के ही सॉल्व करेंगे। इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों रिपीटेड वैल्यू आ जाएंगी 2,2, देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, रियल रिपीटेड आता है सोल्यूशन लिखना, क्या आ जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू पावर 2x। तो ये आ गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y(c(x भी कह सकते हैं इसको, और ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया y(p(x). फाइनल आंसर हमें लिखना आता है, कैसे लिख देंगे, y ऑफ x इज इक्वल टू y(c(x) कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y(p(x) विच इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड फाइनल आंसर आ जाएगा देयरफॉर c1 प्लस c2x मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x यहाँ भी और यहाँ भी है, आप कॉमन लेके इकट्ठे भी आंसर एक बारी में लिख सकते हो, क्योंकि आपको देखना है ऑप्शन से मैच करना है, समझ रहे हो। यहाँ तो हम ऑप्शन में आंसर निकाल के छोड़ रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शन भी आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है ई रेस पर 2x कॉमन ले रखा हो, तो कॉमन लेके भी देख लो क्या आंसर आ रहा है। सब कुछ अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट के लिए भी अपने आपको तैयार रखो, कभी भी करनी पड़ सकती है पेपर में। c1 प्लस c2x प्लस x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यहाँ तक सही है सब, कोई दिक्कत। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सबको समझ में आया पक्का, अच्छे से, इजी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू ट्राई बाय योरसेल्फ। अभी ट्राई करना, डोंट राइट एज होमवर्क, इसका नाम होमवर्क है, ट्राई इट राइट नाउ। तो वीडियो खत्म होती है अभी, ट्राई करना, एंड देन अगर कोई डाउट आए तो अगले सेशन में पूछ सकते हो, ऊपर आएगा नहीं, सिमिलर मेथड से होंगे, ठीक है। तभी वी आर टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम, बिल्कुल ईजी चल रहा है, मेरे को लगता है कोई ट्रबल आपको नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा होगा। तो आपको इसमें पूरा काम करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पूरा सोल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। सॉल्व, दो क्वेश्चन हैं, 4d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 9 टाइम्स y इज इक्वल टू 144 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टेंट तो वैसे ही बाहर रहता है ना, जितना प्रोसीजर है कॉन्स्टेंट बाहर रहता है, वो तो साथ में ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज। अगला क्वेश्चन है एक और आपके लिए, डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई, ठीक है ना। घबराना मत, बस पॉलिनॉमियल की डिग्री तो ज़्यादा बनेगी, रूट से निकालने, और कोई घबराने वाली बात नहीं, डोंट फियर, ओके। एंड सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल सिमिलर ही जैसे हमने क्लास में करें, कोई बड़ी बात नहीं। बस जो सेकंड वाला है उसमें थोड़ा सा पॉलिनॉमियल बड़ा हो गया, पॉलिनॉमियल के रूट्स तो निकालने आप सभी को आते हैं, 9th-10th क्लास में करके आए हो सारा काम, है ना, बस फिर टेंशन की कोई बात नहीं। सबको समझ में आया पक्का सेशन, वॉज इट इन्फॉर्मेटिव, अंडरस्टैंडेबल, ईजी टू अंडरस्टैंड, डर तो नहीं लग रहा किसी भी चीज़ से अभी तक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैनेजेबल लग रही है, बहुत अच्छी बात है। ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानना है, सबसे बड़ा काम ये है। सॉल्व करना तो आपको यूनिवर्सिटी में भी सिखाते हैं, आप खुद भी सीख सकते हो, बुक से भी सीख सकते हो, पर पेपर में दिक्कत क्या आती है, क्वेश्चन को देख के टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें करना क्या है ना, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड मैं हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानना है, हर एग्जाम्पल को, हर लाइन को देख के पहचानना, ठीक है जी। चलो, तो कल रिपब्लिक डे है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, है ना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री, एंड लेट्स टॉक अबाउट रिपब्लिक डे टुमारो, है ना। तो कल का सेशन विल बी अ बातचीत सेशन, और अच्छे से बातें करेंगे कल, एंड वील टॉक अबाउट आवर कंट्री, विल टॉक अबाउट रिपब्लिक डे, एंड वील हैव अ गुड चिट चैट टुमारो। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड समथिंग अबाउट दिस, रीड अबाउट रिपब्लिक डे एंड कम, ताकि एक अच्छा क्वालिटी डिस्कशन हो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिबोहेमिया। बाकी काम आपको मालूम है कि सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड फीडबैक ज़रूर दें एज अ कमेंट आफ्टर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।